गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास। हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया था कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, यानी मेगास्पोर बनता कैसे है। अब हम उस मेगास्पोर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो इसके दो तीन नाम हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मादा युग्मकोद्भिद या फिर भ्रूण कोश, या इसी को बोलेंगे मेगास्पोर। तो पेपर में आपका लिख के आ जाए कि मेगास्पोर के विकास को समझाइए, या मादा युग्मकोद्भिद के विकास को समझाइए, या एम्ब्रियो सैक के विकास को समझाइए। तो कंफ्यूज नहीं होना, वही एक प्रोसेस है पूरी, ठीक है। उसी को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, उसी को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, और उसी को मेगास्पोर कहा जाता है, ठीक। तो कल जो हमने मेगास्पोर बनाया था मेगास्पोरोजेनेसिस से, आज हम उस मेगास्पोर का विकास पढ़ेंगे। जब मेगास्पोर का विकास हो जाता है, विकास होने के बाद एम्ब्रियो सैक बन जाता है, बाद में उसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, ठीक है। मेगास्पोर का विकास बोल सकते हैं उसको, ठीक। इतना याद रखना, ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए हमने क्या किया था, हमारा यहाँ तक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। आप लिखेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस से बना हुआ फंक्शनल मेगास्पोर अपने आकार में वृद्धि करता है, बड़ा हो जाता है, पोषक पदार्थों को एकत्रित करेगा। कुछ समय बाद इसके केंद्रक में माइटोसिस विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस, ठीक है। देखिएगा, सिर्फ गैमीट के निर्माण के लिए ही मियोसिस विभाजन होता है, इसके बाद कहीं भी मियोसिस विभाजन नहीं होता है। ये गैमीट का निर्माण हो चुका है, ठीक है, आगुणित कोश का बन गई, ये आगुणित कोश का है। अब कहीं भी मियोसिस विभाजन नहीं होगा, अब हमेशा हर जगह कौन सा होगा? माइटोसिस विभाजन ही होगा, ठीक। तो इसका केंद्रक माइटोसिस विभाजन करता है, जिससे कि दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है। एक केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर और एक केंद्रक चैलेजा की ओर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें फिर से एक बार माइटोसिस विभाजन होता है। इन दोनों केंद्रकों में एक बार पुनः माइटोसिस विभाजन होगा, जिससे कि दोनों ध्रुवों की ओर दो दो केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें एक बार और माइटोसिस विभाजन होगा। अब क्या होगा, इसमें फिर से एक बार पुनः माइटोसिस विभाजन होगा, जिससे कि दोनों ध्रुवों पर चार चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, ठीक। इस प्रकार आप देखेंगे कि बना हुआ जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ये क्या है हमारा? फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। यही फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी का हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक। फंक्शनल मेगास्पोर में एक बार विभाजन से दो केंद्रक बनेंगे, फिर माइटोसिस विभाजन होगा, दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, एक माइक्रोपाइल की ओर और एक चैलेजा की ओर चला जाएगा। फिर माइटोसिस होगा, फिर से माइटोसिस होने से दोनों ध्रुवों पर दो दो केंद्रक बन जाएंगे। इनमें फिर से माइटोसिस होगा, जिससे कि चार चार केंद्रक बन जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 3 बार माइटोसिस विभाजन होने से मेगास्पोर के अंदर कुल 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 8 केंद्रक बन जाते हैं। 8 केंद्रक बनने के बाद अब क्या होगा, इनमें से ऊपर के 4 केंद्रकों में से और नीचे की 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक खिसकता है और बीच में आने लगता है, ठीक है। आप ऐसे ही लिखेंगे कि माइक्रोपाइल की ओर से एक केंद्रक मध्य की ओर आता है, तथा चैलेजा की ओर से एक केंद्रक मध्य की ओर आता है, और दोनों तरफ इस तरीके से आप लिखेंगे ऐसे, ठीक। माइक्रोपाइल की ओर अब 3 केंद्रक शेष बचेंगे, और चैलेजा की ओर भी 3 केंद्रक शेष बच जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, माइक्रोपाइल की जो 3 केंद्रक होते हैं, ये तीनों केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और नीचे की ओर के 3 केंद्रक 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। ये दोनों केंद्रक आपस में फ्यूजन करके और आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक। इस प्रकार आप देखेंगे एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो गया है, ठीक। तो आप लिखेंगे इनमें से माइक्रोपाइल की तरफ, ये जो माइक्रोपाइल की ओर उपस्थित केंद्रक होते हैं, इनको बोला जाता है एग अपरेटस। ये तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? एग अपरेटस बना लेते हैं, जिनमें से बीच वाली कोशिका क्या कहलाती है? एग सेल कहलाती है। बीच वाली कोशिका एग सेल कहलाती है,
और ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, सपोर्टिंग सेल कहलाती हैं या सिनर्जिक सेल कहलाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर यहीं पर लिख सकते हैं सपोर्टिंग सेल, आप लिख लेना। ठीक, ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, सपोर्टिंग सेल कहलाती हैं। ध्यान देना, ये जो केंद्रक होते हैं इनके चारों ओर कोशिका द्रव एकत्रित हो जाने से 3 कोशिकाएं बन गई। बीच वाली कोशिका एग सेल कहलाएगी और बगल वाली कोशिकाएं सपोर्टिंग सेल कहलाएंगी। ठीक है, ये जो चैलेजा की ओर वाली कोशिकाएं होती हैं, किस तरफ होती हैं, चैलेजा के साइड वाली कोशिकाएं, इन तीनों को मिलाकर के बोला जाता है एंटीपोडल सेल। इनको क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल बोला जाता है। और बीच में इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, इसको बोलेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई या इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला जाता है। इस प्रकार इम्ब्रियो सैक का विकास हो गया है। एक मेगा स्पोर से पूरा इम्ब्रियो सैक हमारा क्या हो गया, बनकर के तैयार हो गया। ये पूरी प्रोसेस आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। मेगा स्पोर होता है, इसमें 3 बार माइटोसिस विभाजन होता है, जिससे कि दोनों ध्रुवों की तरफ 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, 4 केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ होते हैं, 4 केंद्रक चैलेजा की तरफ होते हैं। माइक्रोपाइल वाले ओर से भी एक केंद्रक मध्य की ओर आता है, चैलेजा की ओर से भी एक केंद्रक मध्य की ओर आता है और आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 केंद्रक होते हैं, ये तीनों केंद्रक इनके चारों तरफ कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है, जिससे कि ये 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। बीच वाली कोशिका एग सेल कहलाती है और साइड की जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो सपोर्टिंग सेल या सिनर्जिक सेल कहलाती हैं। इसके बाद जो चैलेजा की तरफ कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल कहा जाता है और बीच की कोशिका को पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल छोटी सी प्रोसेस होती है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।